हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। तो जो क्लास 6 की हमारे पास एनसीईआरटी है, ये एंशिएंट इंडिया के बारे में बताती है। और जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें हमने देखा कि कैसे हिस्ट्री को ओरिजिन से बताया गया था। फिर चैप्टर नंबर 2 में हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा, जिसमें कि पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल देखा था। फिर कुछ आरंभिक नगर बने, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में हमने वैदिक एज और उसके पैरेलल में जो एक सभ्यता चल रही थी, मेगालिथिक कल्चर, महापाषाणिक संस्कृति, जिसमें कि कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, उसके बारे में पढ़ा। और लगभग 500 BC तक आते आते हमें महाजनपद दिखाई देते हैं। तो फिर हमने उसके बारे में डिस्कस किया, और उन महाजनपदों में भी एक मगध महाजनपद हुआ जो बाद में साम्राज्य बन गया, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके पैरेलल में ही हमें बौद्ध जैन का उदय दिखाई देता है, जिसे हमने नए प्रश्न नए विचार में पढ़ा था। फिर उसके बाद अभी हम लोग जैसे पढ़ ही रहे थे, जन से जनपद बने थे और जनपद से महाजनपद और फिर एक साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य, मगध में ही मौर्य साम्राज्य आया, उसमें हमने अशोक को डिटेल में डिस्कस किया। और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हमने देखा था कि कैसे पूरे भारत में अलग अलग एम्पायर छोटे छोटे एस्टेब्लिश हो गए थे, जिसमें कि शुंग, कण्व, सातवाहन और इंडो ग्रीक्स, सीथियन, पार्थियंस, कुषाण, उसके बाद दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्यस, ये सब थे। तो पिछला लेक्चर जो हमारा था खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इसमें हमने उसी के बारे में पढ़ा था। तो मौर्य के पतन के बाद, जो कि लगभग 185 BC में हो गया था, उसके बाद जो छोटे छोटे साम्राज्य बने थे भारत में, उसके बारे में हम लोगों ने जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो चैप्टर नंबर 8 में देख लिया था। इसे पोस्ट मॉडर्न हम लोग कह रहे हैं, मौर्योत्तर काल। और चैप्टर नंबर 9 जो है वो हमें मौर्योत्तर काल के ही जो कुछ कल्चरल डेवलपमेंट इस समय हुए, मतलब जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, जिसमें बौद्ध जैन में कुछ चीज़ें परिवर्तित हो गई थी, मतलब बौद्ध जैन में क्या क्या बदलाव आए वो, और भक्ति मूवमेंट भी हमें दिखाई पड़ता है वो। तो चैप्टर नंबर 9 हमें भक्ति आंदोलन के बारे में, उसके साथ ही कुछ जो इस समय का ट्रेड था उसके बारे में, और जो विदेशी यात्री आए उसके बारे में बताता है। देखिए, जैसे कि चैप्टर की हेडिंग ही है यहाँ पे कि व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। तो एक तो व्यापार के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिल रही है, दूसरा तीर्थयात्रियों के बारे में। इस समय जो बाहर से विदेशी तीर्थयात्री आए उन्होंने अपने विवरण लिखे, उसकी जानकारी बहुत सारी है। और कुछ राजाओं के बारे में जो अभी हमने देखा उसमें ये थे ना, तो इसमें हमें थोड़ा बहुत सातवाहनों के बारे में, थोड़ा बहुत कुषाणों के बारे में, और चोल, चेर, पांड्य, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। इन लोगों को भी डिटेल में हम लोग बाद में 11th-12th के एनसीईआरटीज़ में देखते हैं। यहाँ जितना एनसीईआरटी में लिखा है क्लास 6 वाली, उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक तरह से हम लोग अभी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ही हैं, जो कि 185 BC से लगभग आप मान सकते हैं 600 AD तक। ये जैसे ये है ना, तो ये बीच में ज़ीरो आ गया, 185 यहाँ से पीछे, और लगभग 500 आगे, 500 AD, या इसे आप 600 AD भी कह सकते हैं। यहाँ तक का हमें ये सब डिस्कस करना है पोस्ट मॉडर्न में। अब ये भी जो हमें यहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियाँ या फिर जो ट्रेड वगैरह पता चल रहा है, उसके सोर्सेज क्या हैं हमारे पास, स्रोत क्या हैं जिससे हमें ये सब चीज़ें पता चल रही हैं। तो इसमें मेन जो सोर्स हैं वो या तो पोट्री है, पोट्री मतलब जो बर्तन मिले थे, हमें पिछले लेक्चर में भी देखा था, NBPW। उसके अलावा कुछ सिक्के हैं, और साथ में विदेशी विवरण जो मिले हैं यात्रियों के, वो ये सब सोर्सेज हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास वो है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। इसमें हमें यही बताया गया कि जो व्यापार हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था और कैसे हम ये सब जानकारी पता करें। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये कोई A प्लेस है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई B प्लेस है। तो ये दो जगह हैं, काफ़ी दूरी पे हैं। अब यहाँ पे कोई बर्तन बना है, वो हमें यहाँ पे भी मिलता है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि यहाँ से कुछ बर्तन जो थे वो यहाँ पे या तो व्यापारी ले गए, या फिर या तो वो बेचने के लिए गए होंगे, या फिर किसी तरह से ये बर्तन यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसी से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, शायद इन दो स्थानों के बीच में व्यापार हो रहा होगा, जिन्होंने यहाँ से बर्तन लेके गए ख़रीद के और यहाँ पे बेच दिए, ऐसा कुछ रहा होगा। तो ऐसे इसमें भी लिखा है कि अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है।
ये NPPW जो हमने देखा था, ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए दक्षिण भारत में हमें जो मेन चीज़ें हैं वो सोना, मसाला और काली मिर्च। काली मिर्च को ये आगे लिखा भी है, काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। उस समय हमारा जो व्यापार था वो रोमन एम्पायर से था, काफ़ी टाइम तक रहा। तो वहाँ रोमन साम्राज्य में इसकी इतनी ज़्यादा मांग थी कि वो इसे ब्लैक गोल्ड कहते थे। तो व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। तो देखिए ट्रेड दोनों ही तरह से था, लैंड रूट्स भी थे और सी रूट्स भी थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। अब ये हमें कैसे पता चला था कि रोम से व्यापार था, तो हमें दक्षिण भारत में भी रोम के सिक्के बहुत सारे मिले हैं। उससे हमने अंदाज़ा लगाया कि वो लोग यहाँ आए होंगे और सामान लेकर के वो अपने सिक्के दिए होंगे। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब ये एक संगम की कविता है, संगम लिटरेचर जो हमने डिस्कस किया था उसी से जुड़ी एक कविता है। इससे हम लोग ये जानकारी पता लग रहा है कि किस रीजन में कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट थी। तो देखिए समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज़ तर्रार घोड़े, मतलब कि रोम से घोड़े यहाँ पे लाए जाते थे। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, काली मिर्च ले जाई जाती थी। हिमालय से रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ। तो सोना, रत्न, चंदन की लकड़ियाँ, मोती, मूंगे, ये सब चीज़ें, और गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से मिट्टी के बर्तन। मतलब देखिए आप, भारत में बनी चीज़ें तो ले जाई जा रही थी, उसके साथ ही श्रीलंका और म्यांमार में कुछ चीज़ें बन रही थी, वो वहाँ से पहले भारत आ रही थी और फिर रोमन एम्पायर जा रही थी। तो इसके बाद हमारे पास है व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। तो देखिए स्थल मार्ग से तो व्यापार हो ही रहा था, उसके साथ ही समुद्री मार्ग से भी व्यापार हो रहा था। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैप में मैंने लगाया था कि ये कैसे व्यापार हो रहा था। तो देखिए आप, ये वाला रीजन मानिए ये पूरा रोमन साम्राज्य था उस टाइम, और ये इंडिया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से मेडिटेरेनियन सी और फिर ये स्वेज कैनाल जहाँ पे है, रेड सी होते हुए ये पूरा अरब सागर, और यहाँ से फिर इंडिया पहुँचा करते थे लोग। यहाँ पे हमने देखा था पिछले लेक्चर में भरूच बंदरगाह, तो बेरी गाज़ा उसी को कहा गया है। और फिर इधर ईस्टर्न साइड पे हमने देखा था रिकामेडू। इसी तरह से एक और पुहार नाम का बंदरगाह भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। तो ये सब चीज़ें थी। तो आप देखिए आप उस टाइम पे लगभग 2000 साल पहले कैसे ये लोग इतना लंबा सी रूट लेकर के आते थे। और ये जो ऊपर आप रेड कलर में देख रहे हैं ये सिल्क रूट है, चाइना से लेके पूरा यूरोप तक। इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे यहाँ यही लिखा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे, इसी तरह से व्यापार हो रहा था। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। अब ये क्या है ये भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा तो आप देखेंगे कि कैसे नॉर्थ वेस्ट मानसून आता है भारत में, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून, सॉरी साउथ वेस्ट मानसून मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून, ये ऐसे करके आती है। तो ये लोग क्या किया करते ही थे, ये उसी समय अपनी नाव इस जगह पर लाते थे जिस समय ये मानसून रहा करता था। तो उससे क्या होता था, हवा के बहाव से ये लोग इधर की तरफ पश्चिमी तट पर पहुंच जाते थे। और हवा के बहाव से कैसे, तो इनकी जो नाव हुआ करती थी वो ऐसी थी, आप लोगों ने शायद देखी भी हो। मान लीजिए ये इनकी नाव है और उसके ऊपर ये ऐसे बड़ा सा डंडा लगा के उसमें इस तरह का एक वो होता है, कपड़े जैसा कुछ बांध दिया जाता है। तो जब हवा चलती है तो ये उसी दिशा में मूवमेंट करती है नाव। तो उसी तरह ये लोग अपनी नाव लाया करते थे और साउथ वेस्ट मानसून का सहारा लेकर अपनी यात्रा पूरी करते थे। आगे वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। ये हम लोगों ने देख ही लिया, ये अफ्रीका वाला रीजन है, ये अरब है। तो ये पूरा पूरा वही लिखा है यहाँ पे। इन लंबी यात्राओं के लिए जहाज़ों का निर्माण भी किया जाता था। अब आगे एक ये जो मैं अभी बता रहा था आपको, एक और इम्पोर्टेंट बंदरगाह वो है पुहार। इसके बारे में अभी आगे डिस्कशन भी है।
इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पुहार है। तो आगे आरिका मेडो आप देख रहे हैं ये, और उसी के नीचे पुहार। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास समुद्र तटों से लगे राज्य ये है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। ये रही कावेरी की लोकेशन। ये गोदावरी है, ये कृष्णा और ये कावेरी। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा मिलती है। तो ये शब्द आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मूवेंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि मूवेंदर का संबंध प्राचीन भारत में किससे है। तो ये क्या था, ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। और ये तीन मुखिया कौन थे, जो चोल चेर पांड्य थे, उनके तीन मुखियाओं की बात हो रही है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल चेर पांड्य, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीन मुखियाओं ने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहते हैं, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। तो कावेरी पत्तनम और मदुरई ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों में बांट देते थे। अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो देखिए, नियमित कर की कोई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उपहारों से ही काम चला रहे थे ये लोग। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देख लिया था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सातकर्णी, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है पुरानी। तो देखिए, आप लोग देख रहे हैं, इसका पूरा नाम क्या है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो गौतमी इसकी मम्मी का नाम था, माता का नाम था, और सातकर्णी इसका खुद का नाम था। तो ये मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था इनका, मतलब महिलाओं की काफ़ी इज्जत थी, ऐसे आप लोग समझिए। तो उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। अब दक्षिणापथ क्या था, तो दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी ये 2 थे, एक उत्तरापथ और एक दक्षिणापथ। तो जो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता था वो दक्षिणापथ। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। तो जो दक्षिण वाला रीजन है ना, ये ऐसे, तो ये सातवाहन जो थे, इन्होंने पूरा का पूरा ऐसे साम्राज्य फैलाया था। मतलब इधर वाला कोस्ट भी टच हो रहा था, पश्चिम वाला भी, और उत्तर में तो था ही यहाँ तक, और दक्षिण में भी इसने अपनी सेनाएं भेजी। और कई बार ये उत्तर में भी आने का प्रयास करता था, उसमें कई युद्ध भी हुए इनके। आगे हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है रेशम मार्ग की कहानी। तो ये पूरा का पूरा रेशम मार्ग है, उसके बाद भक्ति आंदोलन वगैरह हमें डिस्कस करना है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।